औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेक्चर नंबर 2 है जी आज हमारा। स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही होंगी आप लोगों को यकीनन, ऐसे ही है। यस सर। जी सर अभी नहीं हो रही शो। यस सर। अभी बताइएगा। जी सर नहीं आ रही। शो नहीं हो रही। अभी भी शो नहीं हो रही, चलिए अब हो जाएंगे। सर नहीं हो रही है। ओके सर नहीं शो हो रही। ठीक। सर अब हो अच्छा। रही है। सर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। आज जो टॉपिक है हमारा, माइक प्लीज़ आप लोग ऑफ रखेंगे, डिस्टरबेंस आप लोगों को भी ना हो, मुझे भी ना हो। तो मोहम्मद उज़ैर, ये तैयबा कौन है? तैयबा आपका माइक कौन है? प्लीज़ माइक ऑफ रखें, एक दफ़ा देख लिया करें। हेडफोन यूज़ किया करें, कोशिश करें कि वो हेडफोन ले लें, तो उससे ज़रा सही रहता है बंदा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। हमने आज स्टार्ट लेना है जी नॉलेज से। नॉलेज किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी होती है ना, जानकारी रखना। मिसाल है कि पाकिस्तान के बारे में मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने फैक्ट्स का, कितने फिगर्स का मुझे पता है, ये मेरा नॉलेज है अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, मैं जन्नत जहन्नम के बारे में कितना जानता हूँ, मैं अल्लाह के बारे में कितना जानता हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना, ये मेरी फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने एजुकेशन के थ्रू हासिल किए होते हैं। वो फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आर स्किल दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन इज़ नाउन एज नॉलेज। तो नॉलेज फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। समटाइम्स स्किल भी इसमें आ जाती हैं। तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और मोस्ट अथेंटिक जो नॉलेज होता है हमारी फ़िलासफ़ी के अंदर, वो रिवील्ड नॉलेज है। नॉलेज दैट कम्स थ्रू रेवलेशन, जो वही के ज़रिए आने वाला इल्म है, जैसे कि कुरान मजीद है। ये इल्म क्या कहलाता है? रिवील्ड नॉलेज, जो फ़रिश्तों के ज़रिए किस पे? पैगंबरों पे उतरा अल्लाह ताला की तरफ से। कुरान मजीद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पे 23 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुआ। 22 साल 6 माह कुछ दिन बनते हैं। इसी तरह तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। इंजील हज़रत जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पे है। कम आ रही है। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे है, और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। तो ये इल्हामी किताबें हैं, ये रिवील्ड नॉलेज हैं। ठीक है, आवाज़ मेरी तरफ से तो ऊंचा बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को इशू है आवाज़ का? जी ओके। अच्छा, उसके बाद है इंट्यूटिव नॉलेज। अच्छा, बाद औक़ात ऐसे होता है ना, हम बैठे बैठे हमारे दिल में कोई ख्याल आता है, मतलब ये हर एक के साथ है, होता है, और मतलब हम अचानक से कोई बात जहन में आती है और अचानक से वो चीज़, वो वाक़या, वो इंसिडेंट या वो बंदा सामने नमूदार हो भी जाता है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? जी सर काफी टाइम ऐसा हुआ है। मतलब ये तकरीबन हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब ये इनर फीलिंग्स होती हैं इंसान की, इनसाइट। तो नॉलेज दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये होता है कि कोई ऐसा वाक़या हमारे सामने हो रहा होता है और हमारे माइंड में चल रहा होता है, ये बात पहले भी हो चुकी है, सेम इंसिडेंट पहले हो चुका है। नॉलेज दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनर फीलिंग आर बाय इनसाइट। तो ये कॉन्शियस रीजनिंग, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, कोई रीजनिंग नहीं होती, अनकॉन्शियस होता है ये, विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। आप किसी को मिले हैं तो आपको ऐसे दिल में ख्याल है कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, इस पे मुझे एतमाद कर लेना चाहिए, ये तो शक्ल से बड़ा मुझे भेड़ा लग रहा है, इस पे तो मुझे एतमाद नहीं करना चाहिए। तो ये इंट्यूटिव नॉलेज जो आपका अंदर आपको बताता है। ठीक है, एम्पेरिकल नॉलेज, दो टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं जिनसे मुतालिक पीपीएससी में लाजमी सवाल आता है। एक उनमें ये है एम्पेरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटे इसको कहते हैं, सॉरी हमारी जो सेंसेशन है उसको कहते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस को एम्पेरिसिज्म कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से अता किए हैं। देखने के हिस्से, इससे हम 75% नॉलेज गेन करते हैं।
साइट से, विजन से, सीइंग से। साइट, विजन, सीइंग, ये 3 वर्ड्स आ सकते हैं पेपर में। लिसनिंग से हम, लिसनिंग से, हेयरिंग से, ऑरल, AURAL, ये 3 वर्ड्स हो सकते हैं। इससे हम जो है 13% नॉलेज गेन करते हैं। टच से, छूने से, ठीक है, 6% नॉलेज हम गेन करते हैं। स्मेल से 3% नॉलेज गेन किया जाता है। टेस्ट से भी 3%, तो ये टोटल 100 बन गया। तो ये जो 5 सेंसेस है ना, इनसे जो नॉलेज हम गेन करते हैं उस इल्म का नाम है एम्पिरिकल नॉलेज। देख के कहा कि ये खूबसूरत है, चख के कहा ये मीठा है, ठीक है, टच करके कहा कि ये हार्ड है, ठीक है, स्मेल बहुत अच्छी खुशबू है, ठीक है, तो सुन के आवाज़ बहुत भारी है उसकी। तो ये वो नॉलेज है जो कि अब देखें ना, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज से 2 माह पहले मैं फ़िज़िकली आपके आसपास से कहीं गुज़र रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये तो हमारे टीचर की आवाज़ थी। ये वो इल्म है जो कि आपने कहा कैसे गेन किया, ये वो 13% नॉलेज। मुझे देखेंगे, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमफिल मैंने किया। एक दफ़ा मैं ना ऐसे रफ सी हालत में रोड पे था, सुबह नाश्ता करने जा रहा था, बाइक पे 2 बंदे गुजरे। आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, 2 नौजवान थे, गर्मियाँ थी उन दिनों। वो ना आगे उन्होंने बाइक आके मेरे रोक दिया। मैं, मेरे साथ मेरे एक दोस्त, हम दोनों डर गए कि भाई आज जो है ना, रोज़ देखते थे सोशल मीडिया, आज हमारी बारी। कहते आप सर नहीं में, मैं कहा हाँ। उसके हाथ में मेरी बुक थी। उसने कहा सर मैंने ना आपको ऐसे इधर जाते हुए देखा तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे लग रहा है कि हमारे सारे ये जा रहे हैं। ये वो नॉलेज है जो 75% उसने गेन की, 75% रेशो से गेन किया, तो उसने मुझे पहचान। ये वो इल्म है एम्पिरिकल जो हम इसी तरह इन 5 सेंसेस से लेते हैं। सेंसरी नॉलेज, सेंस परसेप्शन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, एम्पिरिकल नॉलेज, इसको 4 मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। आई रिपीट, सेंसरी नॉलेज, सेंस परसेप्शन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन से हम लेते हैं। अनइंटूशिव, इंटूशिव जो इंटरनल होता है, इंटरनल नहीं होता, ये इन्नेट नहीं होता, ठीक है, इन्नेट नहीं होता, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट, वो इल्म जो इन्नेट इंटरनल होता है ना, उसको हम इंटूशिव कहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। जैसे टचिंग अ हॉट मेटल कॉजेज बर्न, ये एक एग्जांपल है। अच्छा, इसके साथ दूसरा इल्म होता है रैशनल नॉलेज, ठीक है, रैशनैलिटी, रीज़न, लॉजिक। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि 10 जमा 10 21 होते हैं, आप में से कोई मानेगा मेरी बात? जी, कोई मानेगा? और मैं कहूँ कि 5 जमा 5 10 होते हैं, यस सर। क्यों मेरी ये बात मानी है? सर क्योंकि इसके पीछे मैथमेटिकल लॉजिक है, बस। वो इल्म जिसके पीछे कोई रीज़न, लॉजिक, एविडेंस मौजूद होता है उसको रैशनैलिटी या रैशनल नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रैशनल रीज़न, ये इंटूशिव होता है, यानी इनर होता है, थिंकिंग से आता है। इन्नेट है, जैसे कि मैथमेटिक्स है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि साइंस जो है ना किस नॉलेज पे स्टैंड कर रहा है, तो इसका जवाब होगा, ऑप्शन में 2 हो सकते हैं, या साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक नॉलेज, या फिर होगा एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल पे साइंस स्टैंड करता है, याद रखिएगा। मैथ किस पे स्टैंड करेगा? शाबाश, रैशनल नॉलेज, रैशनल पे, मैथ रैशनल पे, ठीक है। तो ये जो है ना वो इल्म है जो कि आप जैसे देखें ना कि हम ये कहते हैं कि जी क्लास के, एक क्लास है ना जी, उसमें 40 बच्चे हैं और कमरे में वो बैठ सकते हैं, और एक दूसरी क्लास है जिसमें 80 बच्चे हैं, तो क्या वो 80 बच्चे उस कमरे में बैठ सकते हैं? एक कमरे में बैठ के पढ़ सकते हैं 5वीं क्लास के? ये बात आपको कैसे पता चली? इसी रैशनैलिटी से, लॉजिक से आई। इसी इल्म को कहते हैं रैशनल नॉलेज। अल्लामा इब्न खुल्दून, जिनका कल हमने नाम पढ़ा था, उन्होंने इस इल्म का नाम रखा था अक्ली उलूम, तबीउल उलूम या अक्ली उलूम। उसने रैशनल नॉलेज का नाम यही रखा था। इसके बाद है प्रियोरी नॉलेज एंड पोस्टीरियोरी नॉलेज। अच्छा, आपने कभी ये मतलब एक्सपीरियंस किया हो कि मतलब घर में छोटे बच्चे को आप अगर ऊपर उछालेंगे, ठीक है, तो वो बच्चा जो है ना वो शुरू में पहले दूसरे चौथे दिन वो रोने लग जाएगा। ऐसे होता है? डरेगा, ऊंची आवाज़ सुनेगा वो डरेगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? ठीक है जी सर, होता है। अच्छा, यानी कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो कि हमारी उसमें आते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर हमारे पास होते हैं। व्हाट कम्स प्रियोरी, पहले से
पोस्टीरियोरी बाद में, व्हाट कम्स लेटर, वो इल्म जो एक्सपीरियंस के बगैर हमारे पास मौजूद होता है, उस इल्म को हम कहते हैं, स्लाइड मेरी तरफ से सर शो हो रही है, आपका नेटवर्क इशू होगा आई थिंक सो। अच्छा, वो इल्म जो कि हमारे पास कहाँ से आता है, बाय बर्थ होता है, ठीक है। वो इल्म जो कि हमारे पास कहाँ से आता है, बाय बर्थ होता है, उस इल्म को हम कहते हैं प्रियोरी नॉलेज। और पोस्टीरियोरी, ये जो एम्पिरिकल नॉलेज होता है ना, ये सारे का सारा जो है ये पोस्टीरियोरी नॉलेज है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आप जैसे देखें बच्चा है, उसको बोलना तो किसी ने नहीं सिखाया होता, ऊ करना उसको किसने, ये इल्म उसको पता है। अब वो बच्चा, आप उस छोटे बच्चे को मुस्कराते हैं, तो वो छोटा सा बच्चा है, अभी 6 माह का है, मुस्कराते हैं तो वो मुस्कराता है। आपने तो उसको नहीं समझाया हुआ कि बेटा मुस्कराना है, आपने मेरी इस फेशियल एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, रोने लग जाता है, आपकी तरफ आता ही नहीं, आप उठाना चाहते हैं, नहीं आता। ये इल्म उसे किसने दिए, अल्लाह ने दिए। इसको कहते हैं प्रियोरी नॉलेज। वो इल्म जो एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन के बगैर होता है, उसको यानी पहले से ही मौजूद होता है इंसान, उसको प्रियोरी नॉलेज कहते हैं। और जो एक्सपीरियंस के बाद हम लेते हैं, ये पीपीएससी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम पोस्टीरियोरी नॉलेज कहते हैं। उसके बाद है जी इर्रेशनल नॉलेज, वो इल्म जिसकी कोई, ये उसके रैशनल नॉलेज के उल्ट है, जिसकी कोई बेस, लॉजिक, रीज़न नहीं होती। काली बिल्ली आ गई आपके घर के सामने, रास्ते से गुजर गई, दिन आपका मनहूस हो गया, झूठ है, ठीक है। मैं बकर से हूँ, पंजाब से, तो हमारे यहाँ चूँकि लिटरेसी रेट बहुत कम है, और ख़ास तौर पे हमारे देहातों में सराइकी कल्चर है हमारा, यहाँ पे एक ट्रेंड है, वो ये है कि घर बनाए जाते हैं ना, तो घर की छत के बिल्कुल मतलब बरामदे के बिल्कुल सेंटर में या तो पुराने जूते लटकाए जाते हैं, या फिर कोई पुरानी देगची बिल्कुल ब्लैक बिल्ली के जैसी वो रखी जाती है। क्यों जी, कटवी जैसे हम बोल, उसको भाई क्यों भी नजरे बद से बचा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे भाई, नजरे माशाल्लाह लिखे, इसको कहते हैं इर्रेशनल नॉलेज। कोई उसके पीछे कोई रीज़न, लॉजिक नहीं है, बाद में खाम खाजी इधर से सुनी कर दिया। सर कोई मुल्क अपने तैयारों पे लीमू और मिर्चें भी बांध रहा है। हाँ, मतलब वो तो है ना, मतलब इस तरह का कोई इर्रेशनल टाइप ऑफ नॉलेज, इसको सुपरस्टिशंस तो हम परस्ती इनको कहते हैं, अनफाउंडेड फेयर्स। हाँ जी, तो उलूम तकलीद का नाम इब्न खुल्दून ने उलूम नकली का नाम दिया कि हम नकल करते हैं, बस किसी ने कर दिया हम भी करेंगे। हमारे ना इधर ये एक रेतला इलाका है, हमारी एक तहसील पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है रकबे के लिहाज से, वो सारी रेत है, वहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, रेत के पहाड़ हैं। तो किसी ने ना वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी ना काफ़ी सारी, तो वहाँ पर उसने ट्यूबवेल लगा दिया, और उसने ये कहा कि जो इस ट्यूबवेल में नहाएगा उसके सारी बीमारियां ख़त्म। और लोग यकीन करें हज़ारों की तादाद में, मर्द औरत, कोई बेपर्दगी यहाँ बेहया यहाँ वहाँ पे लोग जा रहे हैं। वही अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के बंदो, भाई ट्यूबवेल के पानी में शिफा मिल रही होती तो फिर अल्लाह ताला ये दुनिया का निज़ाम चलाते ही क्यों, अल्लाह को छोड़ के भाग। ये होती है इर्रेशनैलिटी, बेतुक्का जनाब वाले भाग के जाना किसी भी चीज़ के पीछे बग़ैर लॉजिक के, इसको इर्रेशनल नॉलेज कहते हैं। उसके बाद है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन जो है ना, ये सम हाउ रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जो इल्म जो हमारा बाय बर्थ होता है ना, प्रियोरी नॉलेज भी इसी तरह होता है, ठीक है, उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। डॉगमेटिक नॉलेज वो इल्म जो इंसान के लिए बेनिफिशियल होता है। सर इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे, इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन तो ये है ना कि वो तो आप के उससे आता है, मतलब ये है कि इनर फीलिंग थिंकिंग से आ जाते हैं अचानक। जो है ना प्रियोरी नॉलेज, वो और इंस्टिंक्ट मिलते हैं। इंस्टिंक्ट में अब ये डेफिनेशन आएगी कि आपने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं की और आपको इल्म हासिल हो गया, ये इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट हाँ, मतलब यूँ भी कह सकते हैं कि सम टाइम आप ना, मिसाल जिस कमरे में आप बैठे ना, अब आप मेरा लेक्चर सुन रही हैं, आपके कमरे में उसी जगह पे आपकी कोई बहन भाई अम्मी अब्बू में से कोई बैठा है, उनका मकसद हमारी क्लास सुनना नहीं है, उन्होंने मेरी ये ट्यूबवेल वाली बात सुन के उनको हंसी आ गई, उन्होंने आगे इसको शेयर किया, अब उनके इल्म में इजाफा हो गया, सपोज करें हम, इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट, कि उसने कोई मेहनत नहीं की, उसको कोई उसने तवज्जो नहीं की, वैसे बाय द वे उसने सुनी और उसके नॉलेज में इजाफा हो गया, इसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। डॉगमेटिक एंड नॉन डॉगमेटिक, आपने इल्म महमूद और इल्म मज़मूम का नाम सुना होगा, ये दोनों किसके दिए हुए हैं, इमाम गज़ाली के। वो इल्म जो बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए, उसको इल्म महमूद या डॉगमेटिक नॉलेज कहा जाता है। जैसा कि कुरान मजीद वो इल्म जिसको जो है ना वो है यूज़लेस है ह्यूमंस के लिए, बल्कि नुकसानदेह होता है, उसको इल्म मज़मूम कहा जाता है। जैसे कि पामिस्ट्री है, हाथ देखना, ये इसको हमारी शरीयत ने मना किया, ये ना देखा करें ना दिखाया करें। उसके बाद है कंपल्सरी नॉलेज। ऐसे स्टार्स पे बिलीव रखना भी जो है वो हराम है।
मैं तो नहीं रखता। कंपलसरी नॉलेज, वो इल्म जो कि हासिल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, उसको फ़र्ज़ ऐन भी कहा। ये भी इमाम गज़ाली ने दिया था, फ़र्ज़ ऐन एंड फ़र्ज़ किफ़ाया, कंपलसरी एंड ऑप्शनल। फ़र्ज़ ऐन है वो इल्म जो कि जिसको पढ़ना हर एक के लिए लाजमी है, कुरान। ऑप्शनल नॉलेज वो इल्म जिसको पढ़ना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। मैथ, कितने लोग हैं मैथ के बगैर सर्वाइव करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन से मुराद, आप देखें आपको कोई मेडिकल इशू, आप किसके पास जाएंगे जी? डॉक्टर, आपने कोई प्लॉट लेना है, आप किसके पास जाएंगे? डीलर, डीलर के पास जाएंगे। आपने कोई ज़मीन में फसल काश्त करनी है तो किसी फार्मर या किसी उससे एक्सपर्ट के पास। इसको कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। ये भी हमें एक्सपर्ट से इल्म हासिल होता है, इसको एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। उसके बाद है जी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव नॉलेज और इंडक्टिव नॉलेज जो है ना, ये भी नॉलेज की दो कैटेगरीज़ हैं। मिसाल मैं देता हूँ कि जैसे यहाँ पे है ना जी, आप मिले हैं बखर में मेरे से, आपको मैं अच्छा लगा हूँ तो आप लोग ये कहेंगे कि बखर के लोग बड़े कम्पिटेंट हैं, ठीक है। एक ये एग्जांपल है। आप मुझे मिले हैं, मैं नालायक था, आप मुझे मिल के ये कहते हैं कि जी बखर के लोग तो बड़े निकम्मे होते हैं। अब मतलब मेरे बारे में ये परसेप्शन मुझे मिल के आपको ये लगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, इस पे मेरे बारे मुझे मिल के आपने वो उसको जनरलाइज कर दिया पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। मतलब मैं अच्छा नहीं था तो आपने कहा कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही गंदा है, ठीक है। इसको कहते हैं इंडक्शन। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ घरों में रवाज क्या होता है कि जो बहू आती है घर में, उसकी थोड़ी सी गलती, इसका पिछला पूरा ख़ानदान ही गंदा है, ये होती है इंडक्शन। जल्दी समझ आएगी ख़वातीन को ये बात। अच्छा, इसी तरह कोई अच्छा है तो इसका पूरा ख़ानदान अच्छा है, इसको कहते हैं इंडक्शन। आप एक एग्जांपल पहले देते हैं, फिर टॉपिक पढ़ाते हैं। आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ाना है, पहले एग्जांपल देंगे, ये बेटा आपने हाथ में फूल दिखाएंगे, ये फूल के फ़लाँ 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 हिस्से हैं, फिर उसके पार्ट्स की डिवीज़न के, ये इसकी ये खसूसियत है, इसकी ये इंडक्शन कहलाती है। अब इंडक्शन में हम नॉलेज इसको क्यों कह रहे हैं? अब देखें, आप तो मुझे मिले थे ना, तो आपने मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में परसेप्शन जो बनाई है, ये बेसिकली इंडक्शन है। अच्छा, इसी तरह डिडक्शन क्या होगी कि आप बखर के 20, 25, 30 लोगों से मिले हैं, मुझे नहीं मिले आप, ठीक है। तो उनसे मिल के मुझे नहीं मिले को यार इतने ये लोग इतने अच्छे हैं तो हमारे टीचर भी इतने अच्छे होंगे, ये इतने बुरे हैं तो हमारा टीचर भी इनसे बैठा होगा। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। आप पहले पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे कि ये पौधा होता है, उसके ये हिस्से होते हैं, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, और एंड पे एग्जांपल देंगे कि ये देखें जी ये गुलाब का फूल है। पहले आपने गुलाब का फूल पकड़ा, फिर जो है ना उसको समझाया, फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बच्चों को पढ़ाया, वो इंडक्शन होगी। तो इनको आगे डिटेल में इसी चैप्टर में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। देन कम साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड बेसिकली किसी भी साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक प्रोसेस या साइंटिफिक मेथड को हमेशा याद रखिएगा कि ये कोई भी ऐसा अमल है जिसके बारे में हम किसी भी चीज़ को पहले सपोज करते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं। सपोजिशन इसके अंदर होती है, हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये बात करेंगे कि इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट था राफेल, वो अच्छा था या बुरा था, मिसाल के तौर पर बुरा ही था, तो हम उस पर स्टडी करेंगे कि ये कहाँ से लिया, कैसे लिया, इसमें क्या डिफ़ॉल्ट थे। उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ जो हमने स्टेटमेंट दी थी वो इतना मेयारी नहीं था, ठीक है। फ़लाँ नईमुल्लाह फ़ारूकी जो है ना, उसकी जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी बहुत आला एकेडमी, अब ये एक सपोज कर लिया आपने, अभी आपको कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, तो अब आप मेरे लेक्चर सुनेंगे, नोट्स देखेंगे, टेस्ट, मेरी सक्सेस स्टोरीज, उसके बाद आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ें ऐसे नहीं तो कहेंगे कि नहीं जी जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी किस तरह पढ़ा रही है, ये क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस बहुत अच्छा पढ़ा रही है, एक्सपेरिमेंटेशन, लाइव लेक्चर लिया, टेस्ट दिया, ठीक है, पास्ट स्टूडेंट की सक्सेस रेट देखा, उसके बाद ये डाटा बनाया और कंक्लूजन दिया, हाँ यस अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं नहीं ये तो बड़ा निकम्मा बंदा है, ये तो हमें चक्कर दे रहे हैं। तो ये कंक्लूजन आपका, यानी हाइपोथेसिस लाजमी नहीं है कि हमेशा ठीक हो। अथॉरिटी, हमारे घरों में बड़े होते हैं, ठीक है, तो अक्सर जो है ना, अब जैसे देखें एक बात मैं आपको करूं, एक मौलाना तारिक जमील या जो है अहले सुन्नत के, या मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ी और या फिर अल्लामा शहनशाह नकवी, इन तीनों में से आप जिस भी मसलक से हैं, अगर वो स्कॉलर कोई बात करे उसकी बात में वज़न होगा या नईमुल्लाह फ़ारूकी की बात में वज़न होगा? जी स्कॉलर्स की बात में ज़्यादा वज़न होगा।
उसको कहते हैं अथॉरिटी। यस, तो वो इल्म जो आप किसी ऐसी रिलीजियस स्पिरिचुअल सोशल अथॉरिटी से लेते हैं जिसकी फील्ड के अंदर एक पोजीशन, एक स्टेटस, एक नाम है, उससे भी जो इल्म आता है। जी रेफरेंस देते हैं ना, मैंने फ़लाँ से फ़लाँ आलिम से, फ़लाँ स्कॉलर से, फ़लाँ प्रोफेसर ने ये बात मुझे कही, ये होता है अथॉरिटी नॉलेज। उसके बाद दो लास्ट कैटेगरीज टाइप ऑफ नॉलेज में जी। अगर पेडागॉजी का देखें तो उसमें फिर आपको हम एज अथॉरिटी लेंगे ना। पेडागॉजी कंपेयर नहीं, मैं तो करें अगर हम इस लेवल का नहीं हूँ स्कॉलर्स के साथ, नहीं रिलीजियस। हाँ, पेडागॉजी में ये देखें, अपनी फील्ड में है ना। हाँ, वो अपनी फील्ड में माहिर है, सपोज आप करें, फील्ड में माहिर है। सपोज करें कि नहीं मैं इस फील्ड में माहिर नहीं हूँ, मैं तो आप जैसा स्टूडेंट ही हूँ। सब्सटेंटिव एंड सिंटैक्टिकल नॉलेज, अब सब्सटेंटिव नॉलेज नहीं, मैं एक्चुअली उसको समझना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, आपकी समझ के लिए आप मुझे अथॉरिटी कह लें, आपको ऐसे समझ आ रही है तो सब्सटेंटिव एंड सिंटैक्ट। हाँ, मिसाल के तौर पर आप मुझे कंपेयर करें किसी स्टूडेंट के साथ तो साफ ज़ाहिर है उससे तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, मुझे शायद कोई इल्म ज़्यादा हो। सब्सटेंटिव एंड सिंटैक्टिकल नॉलेज, सब्सटेंटिव नॉलेज वो तो जो फैक्ट बेस्ड है, सूरज मशरक़ से तुलू होता है, अगर आपको कोई कहे कि मगरब से या शुमाल से होता है तो चपेट मारेंगे उसको, भी दिमाग ख़राब है तुम्हारा, ठीक है। जो फैक्ट बेस्ड है और जो रीज़न की बेस पे नॉलेज होता है ना, थिंकिंग थॉट जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, सिंटैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, यार बारिश हो रही है, बादल तो है नहीं, सोचेंगे ना कि कैसे हो रही है, मानेंगे किसी की बात को, भी धूप निकली हुई है मतलब बिल्कुल साफ़ है, बारिश हो रही है, मानी जाएगी बात। तो ऐसा इल्म जिसके पीछे कोई थिंकिंग या थॉट प्रोसेस मौजूद होता है उसको सिंटैक्टिकल कहते हैं। ये जी टाइप्स ऑफ नॉलेज थे। ह्यूमन एबिलिटीज़ डेवलप्ड बाय एजुकेशन, एजुकेशन इंसान की कौन कौन सी सलाहियतों को प्रमोट करती है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट हमारी, मेंटल, सोशल, मोरल, फ़िज़िकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डेवलपमेंट हमारे जो है एजुकेशन की वजह से होती है। मेंटल हमारी जहनी सलाहियतों में इजाफ़ा, सोचने की, प्लान करने की, डिसीजन मेकिंग की, क्रिएशन की, ठीक है, लैंग्वेज सीखने की। सोशल लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, बात करने की, उनकी खुशी गम में शरीक होने की। मॉरल अच्छाई बुराई में तमीज़ करने की, ठीक है। फिज़िकल एबिलिटीज़ हमारी जो बॉडी हेल्थ है उसको मेंटेन करने की। सोशल अगेन आ गया। स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हमारा जो स्पिरिचुअल रिलेशन है अल्लाह ताला के साथ, कुरान के साथ, जन्नत जहन्नुम के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा अहले बैत के साथ, तो वो जो रिलेशन है हमारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हमारी वो डेवलप कर रही है एजुकेशन। ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये टर्म्स हैं छोटी छोटी। स्कूल किसको कहते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे टीचिंग लर्निंग होती है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट, उसको स्कूल कहा जाता है। स्कूलोजी, स्कूलोजी एक जैसे एजुकोलॉजी स्टडी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। स्कूलोजी बेसिकली एक ऑनलाइन एक वेबसाइट, एक मैनेजमेंट सर्विस है जिसके अंदर आपने अपने स्कूल को मैनेज कैसे करना है। इसमें स्कूल की हाज़िरी, इसमें स्टूडेंट की टीचर के साथ कम्युनिकेशन, बच्चों के रिज़ल्ट्स, टीचर के साथ रिज़ल्ट्स की शेयरिंग और ऑनलाइन टीचिंग, ये सारी की सारी चीज़ें, असाइनमेंट ऑनलाइन भेजना, चेक होना, ये स्कूलोजी के थ्रू जो है ना वो होता है। इट इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम that provide a platform for educator to manage and deliver educational content। तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके ज़रिए पूरे के पूरे स्कूल को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। इसमें स्कूल का कंटेंट, कम्युनिकेशन, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, टीचर स्टूडेंट रिलेशन, टीचर पेरेंट्स की कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जा रहा होता है। होम स्कूलिंग, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाने के बजाय घरों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो गार्डियन है, ये घर के अपने अफराद में से कोई उनको घर में पढ़ाता है। मेरा एक आइडिया है, अल्लाह ताला ने अगर उसमें मुझे कामयाब किया तो मैं एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से हूँ, लेकिन मेरा एक आइडिया कि मैं पाकिस्तान में पहला डिजिटल स्कूल बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो स्कूल इस तरह से होगा कि पूरी का पूरा स्कूल ऑनलाइन होगा मेरा, और पूरे पाकिस्तान से बच्चे उसमें इंशाअल्लाह ताला पढ़ सकेंगे। और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक ऑनलाइन टीचिंग होगी और पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, लेकिन बच्चा स्कूल में एक भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये एक मेरा ख्वाब है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह पूरा होगा। फिर आप लोग भी हुए इंशाअल्लाह ताला अच्छे अच्छे ओहदों पे, तो फिर आप लोगों से उस वक़्त मैं मशवरे भी लूँगा। टीचिंग, टीचिंग किसको कहते हैं? टीचिंग, मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ। होम स्कूलिंग में, जी होम स्कूलिंग में स्पेशल टीचर्स हायर किए जाते हैं। नो, गार्डियन विल प्ले द रोल ऑफ टीचर। मतलब आप मदर हैं, आप फादर हैं, आप बहन भाई हैं, तो आप एज अ टीचर वहाँ पे टीचिंग करते हैं।
टीचिंग की डेफिनेशन तो आप सबको आती है, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और इन्फॉर्मेशन एक शख्स दूसरे शख्स तक मुंतकिल करता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि टीचिंग है। आगे क्या चीज़ आएगा, पहले ये 3 वर्ड्स आएंगे, आगे नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ का ट्रांसफ़र, ठीक है, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग। अब ये देखें ना, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक टाइम फ्रेम है, एक एप्लीकेशन है, एक करिकुलम, हमने एक सिलेबस डिफ़ाइन किया हुआ था। ये स्ट्रक्चर मैनर है, सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचाई जा रही है, टीचर से लर्नर तक। तो ये यॉकम एंड सिम्पसन ने कहा था कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक्सपीरियंस बंदा अपने से कम एक्सपीरियंस लोगों को क्या करता है, गाइड करता है। अब मैं गाइड करता हूँ आप लोगों को, ताकि जो इमेच्योर एंड इन्फेंट है, ताकि वो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो सके। आपका यहाँ पे फोकस है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए जिस मकसद के लिए आपने ये ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे वर्ड हुआ है यूज़ हुआ है ऑफ द ग्रुप गाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये माइक ऑफ कर दें। अच्छा, ग्रुप का गाइड का मतलब क्या होता है, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं काउंसलिंग, एक हम करते हैं गाइडेंस। गाइडेंस से क्या मुराद है, यार मैंने ना यहाँ से फ़लाँ शहर जाना है, बेटा ये रास्ता जो है ना, रहनुमा, हाँ बेटा ये रास्ता जाता है इस साइड से, ये बनता है 13 किलोमीटर, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन रोड अच्छा नहीं है, ठीक है, और ये जो है ना, ये रास्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे कोई सर्विस और नहीं है, कोई गाड़ी को मसला बन गया तो इस साइड से भी आप जा सकते। अब ये 3 रास्ते उसने दे दिए, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, वो बंदा खुद। इसी का नाम टीचिंग होता है कि आप लोगों को रास्ते देते हैं, ठीक है, उसको ट्रैक बताते हैं कि ये है, ये है, ये है, चूज़ वन ऑफ देम, ठीक है, डिसाइड इट बाय योर सेल्फ, अपना डिसीजन खुद करेगा बंदा। ये होती है गाइडेंस। काउंसलिंग क्या है, मेरा ये मसला है, अच्छा इसका ये हल है, मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूँ, आप बायो रख लो, आप कंप्यूटर रख लो। जो गाइडेंस है ना, वो कहेगा कंप्यूटर का ये स्कोप है, बायो का ये स्कोप है, आर्ट्स का ये, साइंस का, आपकी मर्ज़ी है, जौन सा मर्ज़ी रखो। तो टीचिंग गाइडेंस है, नॉट काउंसलिंग, यानी दूसरे को इस काबिल बनाना कि वो अपने मसले का हल खुद निकाले। तीसरी डेफिनेशन है, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर, क्लार्क की डेफिनेशन है। चौथी बर्टन की है कि स्टिमुलेशन यानी मोटिवेट करना, एक्टिवेट करना। गाइडेंस वही मैंने अभी बताया है, इस काबिल बनाना कि वह अपना मसला खुद हल करे। डायरेक्शन, उसको एक सिमत देना। इनकरेजमेंट, मोटिवेट करना, किस लिए, लर्निंग के लिए, ये भी टीचिंग है बर्टन के अकॉर्डिंग। प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन टू द स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेसन देना इस तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक है। पहला प्राइवेट टीचर हिस्ट्री का चाइना के कन्फ्यूशस को माना जाता है, 561 BC, ईसा अलैहिस्सलाम से 561 साल पहले इन मौजूद थे। ये क्या पूछ रही थी आप काउंसलिंग का? जी, नेचर ऑफ टीचिंग। अच्छा, टीचिंग इज़ अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, ये सवाल पेपर में आ चुका है कि टीचिंग जो है ना वो इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो टीचिंग इज़ अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, ये कल भी शायद किसी ने बात की थी। तो टीचिंग जो है ना एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, इसके 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले उस्ताद, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट, क्या पढ़ाया जा रहा है आज, ये टीचिंग लर्निंग का कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जा रहा है। ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का नाम जो है ना वो नेचर ऑफ टीचिंग, कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग या 3 फोकल पॉइंट ऑफ टीचिंग। ये 4 नाम है इसके, याद रखिएगा। 4 एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। बल्गर एंड सीन ने 4 एसेस बताए हैं इफेक्टिव टीचिंग के। इफेक्टिव टीचिंग कौन सी होती है? ऐसी टीचिंग जिसमें टीचर की बात बच्चे को समझ आ जाए। अब जैसे देखें ना, मैं डेफिनेशन बताऊं टीचिंग की और आपको समझ ना आए, को फ़ायदा होगा उसका? जी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इफ़ेक्टिव टीचिंग कौन सी होगी? जिसमें टीचर जो बात समझाना चाह रहा है बच्चे के दिमाग में घुस जाए। तो वो 4 हैं जी। आउटकम, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। क्लैरिटी, बच्चे को क्लियर हो जाए, बात कन्फर्म हो जाए कि हाँ उस्ताद ने जो समझाना चाह रहा है, जब मैं समझना चाह रहा था मुझे समझ आ गई। इंगेजमेंट, बच्चा क्लास में जुड़ा रहे उस्ताद के साथ। एंथुसियाज्म, वो मोटिवेट भी रहे, जज्बे को कहते हैं। सर एसेस का मतलब कंपोनेंट्स होगा? एसेस का मतलब जो है ना, मतलब ये होता है कि
इसके मुख्तलिफ वैसे मीनिंग में ये यूज़ होता है। किसी चीज़ को स्पीड अप करना, आई थिंक सो इसका मतलब होता है एक्सल, स्पीड अप करना। यस अच्छा, ये इफ़ेक्टिव एक अच्छी टीचिंग की खसूसियात, उस्ताद प्रिपेयर्ड हो, बच्चों को मोटिवेट करे, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बड़ा पॉजिटिव हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे, आसान चीज़ें पहले बताए, डिफ़िकल्ट बाद में बताए, बच्चों को भी टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करे, फ्लेक्सिबल हो, एक ही मेथड पे ना डटा रहे, इंक्लूसिव हो, कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको भी साथ शामिल करे, लर्नर बेस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, स्टूडेंट की टास्क को मैक्सिमाइज़ करे जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने करना है जब आप बने कंस्ट्रक्टिव इंक्वायरी बेस्ड हो। कंस्ट्रक्टिव से क्या मुराद है? अब जैसे मैं आपसे कोई समझानी हो ना कोई बात मैंने आपको, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, तो वो कंस्ट्रक्शन होती है कि आप ख़ुद मुझे जवाब दे दें ताकि उसी जवाब से ही जो बात है वो आपको उसी जवाब से ही बताई जाए। यानी आप जो नॉलेज है ना उसको ख़ुद आप क्रिएट करें, जो बात मैंने समझानी है वो आप ख़ुद समझें, ये होती है कंस्ट्रक्शन। स्टिमुलेशन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल रेलिवेंस हो, यानी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के रेलिवेंट हो। मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, बच्चा एग्जांपल ख़ुद ड्रा कर ले उन चीज़ों से, तो ये एक अच्छी टीचिंग की खसूसियात हैं। अच्छा, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इन दोनों में डिफरेंस जो है ना अगर आप देखें तो ये जो है ना, ये एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, ये एक टीचर काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ा रही है, तो एक नंबर 1 पॉइंट ये होता है। नंबर 2 ये है कि ये थोड़ा सा फॉर्मल लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि घर में ऑफिस में कहीं पे बैठ के ये उसको गाइड कर रहा है। तो टीचिंग एंड ट्यूटोरिंग में 2 फ़र्क है। टीचिंग कहते हैं कि जिसमें एक बंदा एक से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाता है, और ये यूजुअली आमतौर पर फॉर्मल सेटिंग में होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। ट्यूटोरिंग में एक बंदे को पढ़ाता है, एक टीचर एक स्टूडेंट को, और ये पर्सनलाइज या इनफॉर्मल होती है, पर्सनलाइज या फिर इनफॉर्मल होती है। ये टीचिंग एंड ट्यूटोरिंग में फ़र्क है। उसके बाद है टर्म पैडागोजी। सुकरात का नाम कल हमने पढ़ा था, सोक्रेटिस ग्रीक थे, इसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। पैडागोजी का मतलब है, ग्रीक वर्ड है पैडोज एंड एगोग्स। तो पैडोज बॉय को, एगोग्स लीडर को कहते हैं। टू लीड द चाइल्ड, ये लिटरल मीनिंग है इसके। मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन इसको कहते हैं। इसमें बच्चा टीचर पे डिपेंडेंट होता है। अब ये बच्चे ना बेचारे, ये ख़ुद तो हर एक चीज़ नहीं कंस्ट्रक्ट, ये टीचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, गाइडेंस, एवेल्यूएशन, नॉलेज के हसूल के लिए। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, करिकुलम प्रॉपर होता है और असेसमेंट भी की जाती है इसमें। इसकी 5 अप्रोचेज़ हैं। ये टीचर सेंटर्ड होती है, कोलैबोरेटिव हो सकती है, टीचर स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व हैं, इंक्वायरी बेस्ड, बच्चों को इंक्वायरी पे लगाया जाए, प्रॉब्लम्स दिए जाएँ, इंटीग्रेटेड, मुख्तलिफ मेथड्स मिक्स करके भी दिए जा सकते हैं। रिफ्लेक्टिव कहते हैं जिसमें टीचर भी और बच्चा भी क्या करे अपना। आज का जो लेक्चर है ना, इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपने क्या समझी अब तक और कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, ये आपकी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो अब मैं पूछूं आपसे कि मेरे आज के लेक्चर में कौन सी चीज़ मैंने सही समझाई है, कौन सी गलत समझाई, ये मेरी रिफ्लेक्शन होगी। तो फीडबैक कह सकते हैं। फीडबैक देखें, उसका एक कंपोनेंट होता है रिफ्लेक्शन का। फीडबैक तो उसका प्रोडक्ट है ना किसी भी चीज़ का। अब देखें, मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ, आज आपने क्या चीज़ अच्छी समझी, ठीक है, आपकी आज के लेक्चर की सबसे जो है ना बेस्ट टॉपिक आपको जो समझ लगा वो कौन सा है, ठीक है। फिर और अब आप इसको अपने माइंड में सोचेंगे, वो जो सोचना है ना, जो थिंकिंग है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो आप मुझे देंगे, जो प्रोडक्ट है उसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक को हम रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। यस सर, हम तरह के साथ है, अगर हम अपने जहन में सोचे तो वो रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम अपनी खूबियाँ सर, अपनी खूबियाँ और खामियों को सोचना ना किसी भी हवाले से, टीचिंग है या जनरल अपनी ह्यूमन लाइफ, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एवेल्युएशन, वेल डन, ये टर्म फिट आती है, फीडबैक फिट नहीं आता। अच्छा, ये तो पैडागोजी है, छोटे बच्चों को पढ़ाना। दूसरी ये सवाल भी आता है पेपर में, पैडागोजी और एंड्रागोजी भी पीपीएससी ने कसम खाई हुई है कि ये सवाल भी पूछता है अक्सर। मैल्कम नोल्स ने, अमेरिकन एजुकेटर थे, इसको फादर ऑफ एंड्रागोजी कहा जाता है। इसने सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, एंड्रागोजी, अपने आर्टिकल में एंड्रागोजी नॉट पैडागोजी 1968 में। ये नॉल्स हैं।
एंड्रागोजी भी ग्रीक वर्ड एंड्रा और गोग से मिलके बना। एंड्रा का मतलब मैन है, गोग का मतलब लीडर। टीचिंग ऑफ अडल्ट्स, ठीक है। तो ये अडल्ट जो है ना, वो देखें वो जो बड़े पढ़ते हैं तो वो कोई एक्सपीरियंस के लिए, अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं? कोई नॉलेज गेन करने के लिए या कोई अपनी एजुकेशन एक्वायर करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। आप एक्सपीरियंस के लिए, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का शौक़ होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, कि मैं मज़ीद अपने आप को मज़ीद आगे अपनी ग्रोथ चाहता हूँ। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। एक्सपीरियंस के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए, ओरिएंटेशन, किसी काम की ट्रेनिंग लेने के लिए मोटिवेटेड होते हैं कि जी मैंने एजुकेशन पढ़नी है या फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बुक जो अडल्ट लर्निंग या एंड्रागोजी पे लिखी वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1928 में। इनके बारे में अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे। इनका बड़ा एक की रोल है एजुकेशन के अंदर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। किसी को पता है? लॉज ऑफ लर्निंग। हाँ जी, इसके मुतालिक 2-3 सवाल आते हैं। एक तो इसके लॉज ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन आता है। दूसरा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो वो भी थॉर्नडाइक यही बंदा है, ये बैठा है काली मूंछों वाला। सर मैंने रिसेंटली अभी एसडीओ का टेस्ट दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन केपी का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। यस, मैंने देखा, पेपर सॉल्व भी किया। यस, आया हुआ था। इट इज़ पॉसिबल टिल द एज 45 ईयर। ये कहते हैं कि 45 साल तक लर्निंग पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तकरीबन 70 के करीब पहुंचने वाले हैं। उन्होंने 65 ईयर एज में कुरान मजीद हिफ्ज़ करना सीखा और अब वो हिफ्ज़ कर चुके हैं। तो ये इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है साइबर गोजी। इस वक्त जो मैं और आप जुड़े हुए हैं ना जिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ, इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं साइबर गोजी। साइबर इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है। गोजी स्टडी, जो साइबर गोजी इंटरनेट, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो टीचिंग लर्निंग होती है, इसको हम साइबर गोजी कहते हैं। ये वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है। वर्चुअल चीज़ भी कंप्यूटर रिलेटेड होती है, इंटरनेट रिलेटेड, ठीक है। तो साइबर गोजी जो है वो इंटरनेट बेस या कंप्यूटर बेस या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है। उसके बाद है पीरागोजी, PER, ये कहते हैं सेम एज फेलोज़, ठीक है। तो इसको पीरागोजी में एक बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। जैसे घर में 2 बहन भाई सिबलिंग पढ़ा रहे हैं एक दूसरे से, क्लास में 2 क्लासमेट, ठीक है। तो इसको पीयर लर्निंग भी कहा जाता है, पीयर टीचिंग या पीयर ट्यूटोरिंग भी कहते हैं। अब जब ट्यूटोरिंग की बात होगी तो ये वाला सीन होगा, एक बच्चा एक बच्चा, एक बच्ची एक बच्ची। जब पीयर टीचिंग की बात होगी तो एक बच्चा 3-4 बच्चे। और जब एक बच्चा दूसरे बच्चे का इम्तिहान लेगा तो इसको कहेंगे पीयर अप्रेजल या पीयर इवेलुएशन या पीयर असेसमेंट। और जब वो उस पर फीडबैक देगा उसको कहेंगे पीयर रिव्यू। ये टर्म दी थी ड्वाइट W. एलन, जिसने ये माइक्रो टीचिंग जो है ना, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दी थी। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ताला। ये पीरागोजी हो गया। उसके बाद है क्रिटिकल पेडागोजी। पीरागोजी में सेम एज होना लाजमी है या अगर नहीं मैंने पीयर की बात बताई, छोटी क्लास को पढ़ा रहा है। पीयर की बात मैंने की है कि पीयर का मतलब क्या होता है। पीरागोजी का मतलब लाजमी नहीं है। मैंने कहा कि घर में बहन भाई, अब बहन भाई साहब यार एक हम उम्र तो नहीं होते। ये होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट लर्निंग, यानी स्टूडेंट का स्टूडेंट से पढ़ना। कह सकते हैं कि आप लोगों का, हाँ, आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप अभी मैं बनाऊंगा आज या कल इंशाल्लाह, जिसमें आप लोग आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। पेरागोजी होगी। अच्छा, 2 तरह की टीचिंग है जी। ये पीरागोजी मतलब एक पीयर, वो चाहे बहन भाई हो, दोस्त हो या कोई भी, मतलब 2 जोड़े की बात नहीं है भाई। पेयर वाला नहीं है। PER कहते हैं सेम एज फेलोज को, ठीक है। स्टूडेंट का स्टूडेंट से पढ़ना, यूं समझ ले, पेरागोजी कहलाता है। स्टूडेंट का एक दूसरे से पढ़ना पड़ना जी। तो बच्चों का बच्चों से पढ़ना। डिस्कशन ग्रुप है, उसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर ले सकते हैं। ये होगी पीयर। हाँ, आपस में एक दूसरे से। आप भी तो पीयर है ना, क्रिटिकल क्लासमेट्स हैं।
क्रिटिकल पैडागोजी, पालो फ्रायर कहते हैं कि इसने एक ना टर्म इंट्रोड्यूस की थी, बैंकिंग मेथड। बैंक में क्या पैसे रखते हैं तो आपको बोनस मिलता है एनुअल। ये कहते हैं कि हमने ये समझा कि उस्ताद से हमने इस उस्ताद ने बताना है और हमने सीखना है। ये कहते हैं इस बात से निकल आओ, ठीक है, क्रिटिकली इवेलुएट करो, हर एक बात को सोचो विचार करो और उसके बाद नॉलेज गेन करो। ये क्रिटिकल पैडागोजी है। यानी आप सिंपल पैसिव लर्नर ना बनो, एक्टिव लर्नर बनो। ये क्रिटिकल, क्रिटिसिज्म के थ्रू हर एक बात पे गौर करो, गौर खोज करो, सोच विचार करो और उसके बाद जो है ना वो उस कॉन्सेप्ट को समझो। ये क्रिटिकल पैडागोजी है। पालो फ्रायर ने दी थी, ये भी सवाल आ चुका है। हैटागोजी एक ग्रीक वर्ड है, हेरिस्कीन, इसका मतलब होता है सेल्फ। तो सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, आप अपनी मर्ज़ी से नॉवल पढ़ना चाहते हैं, किस इदारे से, कौन सा कोर्स, कौन सी डिग्री, कितने ड्यूरेशन की, किस वक्त पढ़ना चाहते हैं, ये हैटागोजी। आप मेरे पास है ना अपनी मर्ज़ी से आए हैं, इस वक्त पढ़ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, किसी ने आपको बाउंड नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे सपोज़ करें 5-7 इदारे ऑनलाइन ऐसे होते जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, आप किसी और के पास जा रहे होते तो वो आपकी हैटागोजी होती है। आपने क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस से पढ़ना है, अपनी मर्ज़ी से जब आप ये सारे डिसीजन करोगे हैटागोजी कहलाएगी। हेज़ एंड केनाइन ने 2000 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा जी, उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, एक ये है कि मैं आपको आऊँ और बग़ैर एग्जांपल के पढ़ाना शुरू कर दूँ, वो बात जल्दी समझ आएगी, या एक ये है कि पहले मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, और पहले वो चीज़ें बताऊँ जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो आपके लिए समझना आसान होगा। कौन सी बात आसान होगी समझना? यस, इसी को कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। जब आपको चीज़ें, मुश्किल चीज़ें आसान करके पेश की जाती हैं, या एज अ टीचर आप बच्चों को मुश्किल चीज़ें आसान करके पेश करते हो ताकि बच्चे उसको कंप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड करना, समझ जाना, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, इसको कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान अल्फाज में बयान करना, मिसालों के साथ, विजुअल्स के साथ, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में, सिंपल चीज़ों के साथ जो सामने है पहले वो दिखा के, इसको कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नाउन टू अननाउन, जो चीज़ें बच्चे जानते हैं उससे आगे। होल टू पार्ट, पहले होल बताएं फिर पार्ट की बात करें। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट से मुराद प्रैक्टिकल चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट से मुराद सिर्फ थ्योरेटिकल बातें सिर्फ। तो पहले जो चीज़ें सामने कोई चीज़ दिखा के फिर थ्योरीज़ पे जाएं, फिर वो इल्म जो सामने नहीं है वो फिर उस पर बाद में बात। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्टली चीज़ें जो बताई जा सकती है पहले वो बताएं ताकि बच्चा इनडायरेक्ट उसका लिंक बनाए। पर्टिकुलर टू जनरल, पहले एग्जांपल दें फिर जनरल बातें करें। एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले उसके पार्ट्स बताएं और फिर बच्चों से उनसे कहें कि इसका क्या फंक्शन है, क्या है, नहीं है। एम्पिरिकल बातें, यानी सेंसेस को पहले यूज़ करें फिर रैशनैलिटी पे जाएं। नेचर को फॉलो करें। साइकोलॉजिकल, यानी बच्चे की स्पीड, बच्चे की जहनी सलाहियतों को भी देख। ये सारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहलाते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों आ रही हैं जी। तो इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव स्लाइड मेरी तरफ से शो रही है। इंडक्शन भी आ सकती है, डिडक्शन भी आ सकती है। कुछ चीज़ें इंडक्शन से बेहतर समझ आती हैं, कुछ डिडक्शन से, ये डिपेंड करता है। यानी जो चीज़ आपको लगे कि ये आसानी से पेश की जा सकती है वही मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। प्रिंसिपल किसको कहते हैं? किसी चीज़ के रूल को कहते हैं। वो आइडिया जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कि भाई ये टास्क इस तरह परफॉर्म किया जाएगा, उसको प्रिंसिपल कहेंगे। प्रिंसिपल इज़ अ काइंड ऑफ रूल, बिलीफ और आइडिया दैट गाइड अबाउट हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। टीचिंग के दो प्रिंसिपल हैं, जनरल और साइकोलॉजिकल। जनरल में एम्स क्या होंगे, प्लानिंग कैसे करोगे आप, लेसन प्लानिंग, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, उनको बच्चे की डेली लाइफ के साथ लिंक कैसे किया जाएगा, कहाँ से टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा, नॉलेज ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, सब्जेक्ट मास्टरी, सब्जेक्ट पे कितना अबूर होना चाहिए, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कितनी होगी। तो ये जनरल प्रिंसिपल हैं टीचिंग के, ठीक है, कि हमने टीचिंग करनी कैसे। दूसरे हैं साइकोलॉजिकल। वर्ड साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है टीचिंग लर्निंग के अंदर, कि एक ऐसा अच्छा माहौल बना के देना जिससे बच्चा मोटिवेट हो, क्लास में जुड़ा रहे, टीचर को तकता रहे, टीचर की बात पे गौर करता रहे, क्लास में इन्वॉल्व हो, टीचर सवाल करे तो वो जवाब दे, टीचर को वो फीडबैक भी दे और इस काबिल हो जाए कि वो अपनी लर्निंग खुद करे। ये मतलब साइकोलॉजिकल वर्ड की साइकी ये है, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा।
तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल की बात, यही बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, स्टूडेंट कितने मोटिवेटेड, रीइंफोर्समेंट सज़ा जज़ा, बच्चे को कितना रिवॉर्ड दिया जा रहा है या बच्चा कितना रिवॉर्ड पे खुश होता है, फीडबैक, बच्चा सेल्फ लर्निंग पे, क्रिएटिविटी पे आता है कि नहीं आता। जहाँ पे चाहिए उन बच्चों को मसला आ रहा है तो रिमीडियल टीचिंग दें। रिमीडियल टीचिंग से मुराद ये है कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ आई तो वहाँ पे एडिशनल टीचिंग करें उन बच्चों के लिए। सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी बात खुद बयान भी कर सके, यानी इसमें सारी बातें बच्चे से रिलेटेड होंगी जैसे मैंने आपको बताया। तो टीचिंग के कितने प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल, रूल या बिलीव या आइडिया के कोई काम करना कैसे, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। टीचिंग के कितने प्रिंसिपल हैं? 2। अब आ गया जी लर्निंग। अब जो मैं कर रहा था ये टीचिंग थी, अब जो आप कर रहे हैं आज कल जो या डेमो में 3 दिन, वो लर्निंग है। चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं और टीचिंग भी ले रहे हैं, तो इसको लर्निंग कहते हैं। हम आगे चूँकि आप जो पेडागोजी का सेशन पढ़ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं शॉर्ट सेशन में नहीं बताता ताकि स्टूडेंट मिक्स हो जाते हैं, वो परेशान ना हो। ये एक लर्निंग थ्योरी है 6-7, उनमें एक जो लर्निंग थ्योरी है ना बिहेवियरिज्म, ये उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है बहुत। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, इज़ अ मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज लर्निंग, ये कॉग्निटिविज्म ने डेफिनेशन दी। लेकिन अभी हम उनकी तरफ नहीं जा रहे कि ये डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में भी और साइकोलॉजी में भी। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंसेस इज़ नोन एज लर्निंग। इसमें आप नॉलेज सीखते हैं, कोई स्किल या वैल्यू सीखते हैं टीचिंग या एक्सपीरियंसेस से। ये बेसिकली ग्रोथ होती है, ग्रोथ किसी चीज़ में इजाफा, जो कि एक्सपीरियंसेस या टीचिंग से आपके नॉलेज के अंदर, वैल्यू स्किल्स के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, इसको लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट होती है, यानी देखें आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको 6 साल बाद भी अगर कोई दोबारा जिक्र करेगा तो थोड़ा बहुत क्लिक करेगा आपका माइंड। लाइफ लॉन्ग होती है लर्निंग, कंटिन्यूस रहती है, बर्थ से डेथ तक होती है, यूनिवर्सल है, हर कोई सीखता है, ठीक है। लर्निंग पर्पसफुल होती है और लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे मुझे कोई बताए जो आप में सबसे अच्छा बच्चा है, वो बच्चे तो नहीं है खराब, कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ये जो लास्ट लाइन लर्निंग के लिए, ये कल एजुकेशन की भी डेफिनेशन थी यही वाली। जॉन डेवी। इसको मैं अपना कमाल समझूं या आपका? सर आपका नहीं, मेरा काम है, आपका है। मैं तो मुफ्त में ना जी ऐसे जी इसमें ये सर माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा समझाया होगा, इस वजह से। अच्छा चलें, अल्लाह करे ये पेपर तक याद रहे और अल्लाह करे आप लोग जो है ना, ये जैसे 150 बंदा क्लास ज्वाइन कर रहा है तो अल्लाह करे एंड तक ऐसे ज्वाइन करते नहीं। टीचिंग एक प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्शन एक डायरेक्शन है और लर्निंग एक चेंज है। मेरी तारीफें सेशन के एंड पे और जब आपका रिजल्ट है ना उस वक्त मुझे खुशी होती है जब आप करेंगे, अभी नहीं। अभी जो है ना, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अभी हमारा बड़ा लंबा सफ़र है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 3 माह का आपका और हमारा इस सेशन का साथ चलेगा। तो ये तारीफ़ें सेशन के एंड पे या फिर रिज़ल्ट पे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। टीचिंग एक प्रोसेस होता है। आपको अगर मैं दोबारा ले जाऊँ वापस डेफिनेशन के ऊपर, ये देखें जी, ठीक है, ये मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये देखें द प्रोसेस, ठीक है। और अब मैं आ रहा हूँ लर्निंग के ऊपर। किधर गई है ये, इसको रेड कर रहा हूँ, चेंज, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, ये सवाल भी आया था पे। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं लोग। इंस्ट्रक्शन, लर्निंग क्या है, इज़ अ चेंज। एक टीचिंग में बहुत सारी डायरेक्शन दी जाती हैं, उनको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि ये टॉपिक ऐसे है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको स्किप कर दो, इसको इन डेप्थ पढ़ो। ये डायरेक्शन दी जाती हैं, एक टीचर देता है अपनी टीचिंग के दौरान, उन डायरेक्शन को इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये कैट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट ये था कि भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर उसने बंद किया, एक डोरी दरवाजे के साथ डोर जो है ना उसके डोर के साथ डोरी मुंसलिक की, ठीक है, रस्सी, उसको खींचने से बिल्ली बाहर आ जाना था बिल्ली ने। तो बिल्ली भूखी थी, उसने इधर उधर रैंडम मूवमेंट की, बाहर पीस ऑफ फिश उसने रख दिया। तो अब जैसे उसने देखा ना जी कि बाहर पीस ऑफ फिश पड़ा है तो बिल्ली ने बाहर निकलने की, भागने की कोशिश की। तो इसको
उसने ये देखा कि थोड़ी देर के बाद बिल्ली ना जी उसने डोरी को खींचा तो दरवाज़ा खुला। पहले वो इधर उधर भागती रही कि किस तरह निकल सकूँ, नहीं निकल सकी। फिर उसने जो है ना डोरी को खींचा तो दरवाज़ा खुला, वो बाहर आई, उसने पीस ऑफ फिश खाया और थॉर्नडाइक उसको देखता रहा। थोड़ी देर के बाद इसने दोबारा बंद किया। अब की बार बिल्ली ने जल्दी डोरी खींच ली। फिर उसने देखा कि मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंटेशन जब उसने रिपीट किया, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उसने ये देखा कि वो बिल्ली जैसे ही अब वो अंदर बंद करते बाहर भाग आती है। तो इसकी बेस पे उसने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। इसकी जो थ्योरी है ना, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, इसने दी। आगे हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के चैप्टर में। इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। टेस्ट या इंटरव्यू में लाजमी सवाल आएगा इसका। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, एक्सरसाइज क्या, ये सेकेंडरी लॉज हैं, ये हम अगले उसमें साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। प्राइमेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी, सेट एटीट्यूड, मल्टीपल रिस्पॉन्स, एनर्जी एंड असिमिलेशन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये अब नहीं पढ़ रहे, इनको स्किप कर दें, नाम भी याद ना कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इनको हम साइकोलॉजी में इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहाँ आप याद कर लीजिएगा। अब देखें लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस अब ये है कि अगर आप का बच्चा पढ़ना ना चाह रहा हो, आप उसे क्या बैठ के पढ़ो, क्या वो दिल से पढ़ता है और क्या उसको चीज़ें याद होती हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं रेडीनेस के बच्चा मोटिवेटेड है, प्रिपेयर्ड है, ईगर है, लर्निंग करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। जब बच्चा इस हालत में होगा तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। बिल्ली भूखी ना होती, बाहर पीस ऑफ फिश ना पड़ा होता, उसने कभी भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी, पड़ी हूँ बस ठीक है, इधर ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो एक तो वो भूखी थी, उसको खाना चाहिए था, और दूसरा खाना पड़ा है। अब उसके लिए उसने कोशिश की कुछ सीखने की, और उसने सीख भी लिया। इसी को उसने कहा कि अगर कोई रीज़न ना होती तो वो बिना से शायद ये काम सीखती। तो इस तरह बच्चे जब खुद नहीं सीखना चाह रहे होंगे तो उनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कि वो चीज़ें जो रिपीटेड होती हैं, अब बिल्ली ने रिपीटेडली उसको अंदर बंद किया गया तो वो जल्दी बाहर आ जाती थी। अगर आप इस कोर्स को रिपीटेडली लेक्चर्स पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। अदरवाइज़ सिर्फ ये कहेंगे कि लेक्चर बड़े अच्छे हैं जी, बड़े कम्युनिकेशन सर की बड़ी अच्छी है, समझाते बहुत अच्छे हैं, एग्जांपल बड़ी सादा देते हैं, बड़ी है, मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो फिर जो है ना, जो ये सोच के ठीक है मैं टेस्ट भी दे रही हूँ, काम चलता रहेगा, तो फिर वो एंड पे बड़े ख़राब होंगे। इसलिए पढ़ें, ठीक है, एक्सरसाइज करें उस पर। तो MCQs भी पढ़ें। द लर्निंग आर स्ट्रेंथन्ड विद रेपिटेशन, इसको लॉ ऑफ यूज़ कहते हैं। और डिसयूज़ क्या है कि अगर आप काम छोड़ देंगे तो फिर चीज़ें भूल जाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, वो कहते हैं कि जी अगर पीस ऑफ फिश उसमें कोई अडोर कोई फ्रेगरेंस लगा के रख दिया होता और पीस ऑफ फिश प्लास्टिक होता तो वो फिर बिल्ली ने दोबारा आने की कोशिश नहीं करनी थी। इस तरह एक बच्चे ने सही जवाब दिया, टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया ऐसे, ये अगली दफ़ा ये बच्चा 2 जवाब देने की कोशिश करेगा, उससे अगली दफ़ा 3 दफ़ा। और एक बच्चे ने बहुत मेहनत करके कोई काम करके टीचर को दिखाया और टीचर जो है ना बेगम से तंग आज, या बेगम हस्बैंड से तंग आज, थकी बुझी बैठी है वो, तो उसने आगे से वो सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बच्चे ने फिर जो है ना वो कहना है कि जी कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है, जितना मर्जी कर लो, उस्ताद ने देखना ही कोई नहीं होता। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट के। इफेक्ट जितना अच्छा होगा ना, रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंसेस जितने अच्छे होंगे, उतनी लर्निंग जो है ना अच्छी होगी बच्चे की। और अगर अनप्लीजेंट फीलिंग आ गई, अनप्लीजेंट फीलिंग का मतलब वो ये जो मैंने बता दिया लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में जी, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में जी, पेन एंड प्लेजर। सर लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में अगर हम ये बताते कि इसको हम पेन एंड प्लेजर भी कहते हैं। हाँ, पेन एंड प्लेजर, किसी चीज़ पे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती तो या आती है। अच्छा, ये हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म, तो उसमें ना जो दूसरी टाइप है ना बिहेवियरिज्म की, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो BF स्किनर ने दी थी, जिसने प्रोग्राम लर्निंग भी दिया। वो और लॉ ऑफ इफेक्ट सेम चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं ये बात उस वक्त भी समझाऊंगा आपको, क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ी तो आधी बात समझ आएगी अभी आपको। इस बंदे का नाम है रॉबर्ट गैने, ठीक है। इसने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग होती है, हर बच्चा मुख्तलिफ वे से सीखता है, तो उसके लिए फिर टीचिंग भी उस तरह की होनी चाहिए। इसके लिए इसने 8 डिफरेंट लर्निंग बताई हैं कि ये 8 डिफरेंट टाइप्स हैं लर्निंग की, इनके लिए 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। इसके फिर 5-6 नाम हैं, ठीक है। इसमें इसको थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैने 8 टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो या हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये 3-4 नाम हैं, ये याद कर लें। गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग, गैने 8 टाइप ऑफ लर्निंग, या थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है।
ये मुख्तलिफ नाम है, ये आप याद कर लें, ये आगे इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको भी डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे साइकोलॉजी में। एल्विन टॉफलर ने एक दफ़ा कहा था कि 21वीं सदी का जो है ना इलिटरेट, एक्चुअल मीनिंग बता दें जी, हायरार्की का एक्चुअल मीनिंग बता दें। तकसीम डिवीजन को कहते हैं, ऊपर से नीचे, बड़ी चीज़ फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसको कहते हैं हायरार्की। क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं किसी हद तक। अच्छा इलिटरेट सर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, हाँ, फिर इस तरह जैसे आपके दादा हैं, फिर बाबा हैं, फिर उसके नीचे बच्चे हैं, फिर उनके अब सबसे कंट्रोल ज़्यादा दादा का होता है। इसी तरह द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी, टॉफलर ने कहा था कि 21वीं सदी का अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, बल्कि वो है जो अनलर्न, जो चीज़ याद करके भूल जाता है, कैन नॉट लर्न, जो सीखना नहीं चाहता। 21वीं सदी का अनपढ़ वो है, वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता, बल्कि वो है जो सीखना नहीं, कैन नॉट लर्न, सीखता नहीं है, अनलर्न, सीख के भूल जाता है, ठीक है, और रीलर्न, और दोबारा सीखना भी नहीं चाहता, ठीक है। ये जो है उसकी स्टेटमेंट है इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी। उसके बाद है फैसिलिटेटिव लर्निंग। फैसिलिटेटर किसको कहते हैं? सहूलतकार, सहूलतकार को कहा जाता है ना। अब ऐसी लर्निंग जिसमें उस्ताद बच्चों का सहूलतकार बने, उस्ताद क्या बने? बच्चों का सहूलतकार। माइक किसी का ऑन है, पेज कौन जो है ना वो स्क्रॉलिंग कर रहा है पेज की। टीचर इन्वॉल्व लर्नर्स इन द लर्निंग, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, डिस्कवर आंसर, अप्लाई देयर नॉलेज टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। उस्ताद क्या करता है? बच्चों को मोटिवेट करता है कि बच्चों सवाल करो, नॉलेज को डिस्कवर करो, अपने उन नॉलेज को डेली लाइफ जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना वहाँ पे अप्लाई करो। मैथ की एग्जांपल ले लेते हैं। 100 रुपये आपके पास अम्मी ने सब्ज़ी लेने भेजा है, ये चीज़ ली, ये चीज़ ली, ये चीज़ ली, बकाया आपके पास बचे हैं, कितने बचेंगे? अब देखें, आपने उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनकी रियल वर्ल्ड लाइफ के साथ उसको लिंक करें, दैट इज़ फैसिलिटेटिव लर्निंग, ठीक है। एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं, एनालिसिस होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन यानी मेन जो थीम निकालना, और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी पे उस टॉपिक को उसकी एग्जांपल ढूंढना, ये एप्लीकेशन होगा। ये 4A हैं फैसिलिटेटिव लर्निंग के। अच्छा, उसके बाद एक्टिव और पैसिव लर्निंग। एक ऐसी लर्निंग जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ज़्यादा, वो होती है एक्टिव लर्निंग, और जिसमें टीचर इन्वॉल्व होता है वो होती है पैसिव लर्निंग। अच्छा, एक्टिव टीचिंग कौन सी होगी और पैसिव टीचिंग कौन सी होगी? शाबाश सर। एक्टिव टीचिंग वो होगी जिसमें उस्ताद पढ़ाएगा, बच्चा सुनेगा, और पैसिव वो होगी जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट होगा। पैसिव वो होगी जिसमें उस्ताद डिपेंडेंट है बच्चों पे, बच्चे एक्टिविटी से सीख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एक्टिव टीचिंग हो रही है वहाँ पे लर्नर क्या होगा? पैसिव। और जहाँ पे पैसिव टीचिंग हो रही है वहाँ पे लर्नर क्या होगा? एक्टिव। ये बात आई थिंक, हाँ। तो जो एक्टिव लर्निंग है वो लर्नर सेंटर्ड होती है, जो पैसिव लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड, सॉरी, एक्टिव लर्निंग जो है ना वो लर्नर सेंटर्ड होती है, ठीक है, और पैसिव लर्निंग टीचर सेंटर्ड होती है। तो एक्टिविटी बेस्ड इसकी एग्जांपल है, प्रोजेक्ट मेथड इसकी एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद है जी मोटर लर्निंग। ये कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग है। मोटर लर्निंग ऐसी लर्निंग जिसमें हम अपने मसल्स को वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, बाइसिकल या कोई भी गाड़ी आप चलाना सीखते हैं, जिसमें आप अपने मसल्स की मूवमेंट सीखते हैं, ये आपकी मोटर लर्निंग होती है। वर्बल लर्निंग ऐसी जिसमें आप यूज़ ऑफ लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, जैसे हम कहते हैं। तो वर्बल जिसमें आप लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं, इसको वर्बल कहते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऐसी लर्निंग जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जैसे लॉज ऑफ लर्निंग है, आप उसका कॉन्सेप्ट समझा आपने तो आपको नहीं भूलेगा। एक्टिव और पैसिव लर्निंग का आपने कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये आपको कभी भी किसी तरह से भी एग्जामिनर तोड़ मरोड़ के पेश करे आप नहीं भूलेंगे आप इंशाल्लाह। तो ये होती है कॉन्सेप्ट लर्निंग कि जिसमें आप उस भी किसी भी टॉपिक के हर एक पहलू का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं,
ठीक है। तो इसमें आप उसके एट्रीब्यूट, उसके खुसूसियात यानी कि और रूल्स, दोनों चीज़ें आप सीखते हैं। इसमें हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसिंग, आप थिंकिंग से, रीजनिंग से, जजमेंट से, इंटेलिजेंस से चीज़ें सीखते हैं उस टॉपिक के बारे में। ये आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लर्निंग। अच्छा, मेरा यूट्यूब के ऊपर लेक्चर, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे यूट्यूब पे पहले देखा होगा, फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, फिर आके मेरी ज़ियारत आपको नसीब हुई होगी। तो अब इसमें मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और फ़ौरन जवाब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? जी। और यूट्यूब पे से बात नहीं हो सकती और आंसर नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। नहीं, आंसर मैं देता हूँ, मतलब देता थोड़ा लेट हूँ, साहब ज़रा मसरूफियात बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे भी मैं आंसर करता हूँ। ऐसी लर्निंग जिसमें हाँ, आप ये देखें, ये फ़र्क जो मैं समझाना चाह रहा था। तो ऐसी लर्निंग जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एट द सेम टाइम मौजूद हों, दोनों के दरमियान क्रॉस कम्युनिकेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, दोनों सवाल जवाब कर सकते हों और फ़ौरन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे रहे हों, इसको कहते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। ऐसी लर्निंग जिसमें इमीडिएट फीडबैक या इमीडिएट आंसर नहीं दिया जा सकता आपको, उसमें कोई टाइम स्पेस आती है, टाइम गैप आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एसिंक्रोनस लर्निंग। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई सुनेगा, आधे घंटे बाद मुझे मैसेज करेगा, 3 घंटे बाद मैं जवाब दूंगा, उसके दरमियान गैप है। लेकिन यहाँ पे लाइव सेशन में फ़िज़िकल क्लास है, लाइव क्लास है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ, यहाँ पे आप सवाल जवाब फ़ौरन कर सकते। ये आपकी क्या कहलाती है? सिंक्रोनस लर्निंग, ठीक है। को यूट्यूब पे व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए वो जो आपकी क्या की ये कम्युनिकेशन की भी टाइप है, वो भी ये सेम ही होगी। ऐसी कम्युनिकेशन जो फ़ौरन होती है सिंक्रोनस, और जिसमें गैप होता है एसिंक्रोनस। ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। अच्छा, अब मैंने ना बच्चों को पढ़ाना है आज एक टॉपिक, और वो जो टॉपिक है ना वो ये है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, ज़मीन की मुख्तलिफ़ अक़साम, रेतली और पहाड़ी ज़मीन और जो है ना वो मट्टी वाली ज़मीन, इस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम पढ़ानी है। अब मतलब पहाड़ी बच्चा है, उसको रेतली ज़मीन उसने नहीं देखी हुई। आप में से बहुत से लोगों ने रेत के पहाड़ नहीं देखे होंगे, हम उनके हब में मौजूद हैं, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वैसे वो जो पहाड़ होते हैं असली वाले, वो नहीं देखे होंगे फिज़िकली जाके। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है कि आप वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंड के सॉइल के सैंपल रख दें। चलें इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। आपने ना माइक्रोस्कोप के बारे में बच्चों को पढ़ाना है कि माइक्रोस्कोप ये होती है। अब एक ये है कि आपने वो तस्वीर उसकी पढ़ी हो और बस उसी से समझा रहे हो, या वैसे ये उसके ये फ़लाँ हिस्सा, ये फ़लाँ हिस्सा, ये फ़लाँ हिस्सा। और एक ये है कि माइक्रोस्कोप सामने रखें और उसके एक एक पार्ट्स को पकड़ें और बताएं ये फ़लाँ हिस्सा है, इसका ये काम है। कौन सी चीज़ से बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखेंगे? जो चीज़ सामने पड़ी है उससे उसको देख के, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। ऑब्जेक्ट अथेंटिक मटेरियल, अथेंटिक वही एक्चुअल रियल मटेरियल, और रेप्लिका उसकी कोई कॉपी, वो सामने रख के बच्चों को प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कराएं और उसी से सिखाएं। दैट इज़ नाउन एज OBL, ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट डेविड कोल्ब ने दिया था और इसने कोल्ब लर्निंग साइकिल भी दिया है। ये भी इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके देखेंगे इसी चैप्टर के एंड पे। सर इनको टीचिंग एड्स भी कहा जाता है? कहा जा सकता है, ठीक। ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग है इसको टीचिंग एड नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में यूज़ होने वाले ऑब्जेक्ट को टीचिंग एड कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अच्छा जी, आप ये पिक्चर्स हैं, इनमें कलर भरें, ठीक है। अब एक है ना जी कि बच्चों को बताएं कि ये मैंगो का कलर ये होता है, उसका एप्पल का ये होता है, और जो है ना वो कुकम्बर का ये होता है। अब ये है कि वो पिक्चर्स बनी हो या स्केच बने, बच्चों से कहें कलर फील करें, या बच्चे से कहें कि ये तस्वीरें आर्ट बना के दिखाएं। अब वो बच्चे उन चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें स्टूडेंट कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अपने हाथ से बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आपने बच्चों को पढ़ाना है कि जी बीज से पौधा कैसे बनता है। बच्चों से कहें कि 2-2, 3-3 सीड ले आएँ, वो डिस्पोजेबल ग्लास, उसमें सैंड, पानी वो रखें और रोज़ाना आके ऑब्ज़र्व करें। ये भी एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें बच्चे खुद जो है ना वो उसको करते हैं। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अब मुझे ये बताएं कि एक ही मेथड से सारे बच्चे पढ़ सकते हैं? जी नो सर। इसके लिए हम कहते हैं लर्निंग स्टाइल वेरी करते हैं, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं, स्टाइल भी है। इसको कहते हैं UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर द लर्निंग। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल कुछ के सेम हो सकते हैं, बट
यूजुअली ये वैरी करते हैं। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है कि जिस तरह एक बच्चे का जहन है ना, अब मैं अपनी मिसाल दूँ ना तो मुझे एग्जांपल्स देना पसंद है, एग्जांपल सुनना पसंद है। मुझे बात बड़ी जल्दी मेरे माइंड में एग्जांपल मुझे याद रह जाती, इवन किसी चीज़ की डेफिनेशन याद नहीं रहती, फिर मैं अपनी बना लेता हूँ। ये मेरा एक लर्निंग स्टाइल। अब आपका भी हो सकता है इसी तरह, कुछ लोग थीरीज़ पढ़ के, कुछ इमेजेस देख के, कुछ स्टोरीज सुन के, कुछ ऑडियोज सुन के, कुछ सिर्फ रीडिंग से, हर एक का वेरी करता है लर्निंग का डिज़ाइन। इसको कहते हैं UDL कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक फ्रेमवर्क है। तो इससे फिर क्या होता है, फ्रेमवर्क to improve and optimize teaching learning for all the people based on the scientific insight into how humans learn। कैसे सीखते हैं हम, इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, इंगेज करें, रिप्रेजेंट करें, एक्शन एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, इंगेजमेंट द वाई ऑफ द लर्निंग, रिप्रेजेंटेशन द व्हाट ऑफ द लर्निंग, एंड एक्शन द हाउ ऑफ द लर्निंग। अब देखें इंगेजमेंट से क्या मुराद है कि जिस तरह से मैं पढ़ना चाहता हूँ ना, उसी तरह मोटिवेट करके, स्टिमुलेट करके, इंटरेस्ट पैदा करके वही चीज़ें पढ़ाई उस तरह से जाएँ जिस तरह मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इससे मुराद ये है कि नॉलेज डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाए, मुख्तलिफ वे से प्रेजेंट किया जाए। फिर है जी एक्शन। एक्शन से मुराद ये है कि स्टूडेंट को कहा जाए कि वो एक्सप्रेस करें, वो अब बताएं कि उन्होंने क्या सीखा समझाए, ताकि आपको बेहतर, इसको कहते हैं UDL। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब एक बच्चा है, वो अकेला बैठ के पढ़ रहा है और 4 बच्चे ग्रुप में बैठ के सेम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आपके ख्याल में किन की लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी? जो ग्रुप में बैठ कर पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी ग्रुप डिजाइन लर्निंग। यस, अच्छा, इसी हेडमास्टर के टेस्ट की या पेडागोजी के टेस्ट की बात हम कर लेते हैं कि अगर इसमें जो है ना वो हम यूँ करें कि आप में से कोई बंदा अकेला घर बैठ के पढ़ रहा होता, आपने सच सच बताना, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ सुनना चाह रहा हूँ या सेशन की। अभी आपका डिस्कशन ग्रुप भी बनेगा, आप सच बताइएगा कि वहाँ बैठ के चीज़ें ये बेहतर समझ आनी थी या यहाँ डिस्कशन से? क्योंकि हर किसी का अपना कंसेप्ट है, हर किसी का अपना माइंड, बहुत सारे वे मिल जाते हैं हमें सीखने के। ठीक है, मुख्तलिफ वे से मुख्तलिफ आइडियाज़ मिल जाते हैं। इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। अम्ब्रेला टर्म है, यस, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म से मुराद ये है कि इसके नीचे बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं जो आगे होपफुली कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसमें बच्चे मिल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नॉलेज बिल्ड करते हैं। ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ वे से बच्चे सीखते हैं। ये काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, जिग्सा, राउंड टेबल, असाइनमेंट, केस स्टडीज़, ये इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे सारी की सारी। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग है, बस 5 मिनट मज़ीद मैं लूँगा, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जी एक फार्मर है, उसने ना वो को रखे हुए हैं क्रॉप सीड, वो सेल करता है, और उसके पास एक बकरी है, एक शेर है, ठीक है, और कुछ सीड्स हैं। अब उसने ना जी उसके और जो उसका गांव है और उसका जो जहाँ जिस बाज़ार उसने जाना है उसके दरमियान एक नहर है, उस नहर पे पुल नहीं है, एक लकड़ी या तख्ता रखा हुआ है, उस पे से उसने गुजर के जाना है। अब वो एक वक्त में ना जी या बकरी को साथ लेके जा सकता है या शेर को, ठीक है। तो अब उसके साथ जो है ना वो भी हैं, सीड्स भी हैं। अब वो अगर सीड्स रख के जाते तो बकरी जो है ना उनको एक वक्त में एक चीज़ लेके जा सकता है तीनों में से। तो अगर वो सीड रखता है तो बकरी उसको खा जाएगी, अगर शेर को लेके जाता है तो, ठीक है। अगर सीड्स लेके जाता है तो वो क्या करेगी, वो जो शेर है वो बकरी को खा जाएगा। अब वो यहाँ से कैसे गुजरेगा, ठीक है। अब ये मतलब ये एक सिचुएशन है, ये एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एनालिसिस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, थिंकिंग या रीजनिंग बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है। इसकी और सादा एग्जांपल है कि 12 एप्पल हैं आपके पास, 3 बच्चों को देने, कैसे देंगे, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है इस तरह की प्रॉब्लम। इसको कहते हैं बच्चा आइडेंटिफाई करे, एनालाइज करे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को और फिर उनके सोल्यूशन भी खुद निकाले। पेयर एसोसिएटेड लर्निंग। पेयर एसोसिएटेड लर्निंग से क्या मुराद है कि ऐसी लर्निंग जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करके पढ़ाएं, ठीक है। अब जैसे देखें, एप्पल एक फ्रूट है, वाटर एक लिक्विड है, आयरन लोहा एक सॉलिड है।
यानी आपने सॉलिड पढ़ाना तो उसके साथ किसी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई कर दें। सिचुएशन वेयर लर्निंग टास्क आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट मे बी द रीज़न ऑफ देयर एसोसिएशन, चीज़ों को उनके साथ एसोसिएशन करके इसमें दो आइटम्स को एक वक्त में पढ़ाया जाता है, उनके दरमियान पेयरिंग क्रिएट करके, ठीक है। इससे बच्चे को समझने में आसानी होती है। सीरियल लर्निंग, आप जैसे देखें पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या था, दूसरे का क्या था, तीसरे का, मौजूदा का क्या है, तो एक सीरियल में चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह सीरियल में जब हम चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं तो इसको सीरियल लर्निंग कहा जाता है। इसको क्रोनोलॉजिकल लर्निंग भी या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। पॉजिटिव लर्निंग जिसमें हम अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, नेगेटिव लर्निंग जिसमें अनहेल्दी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे मतलब बच्चे सीखते हैं, गलत बातें भी सीखते हैं जी, ये काम मतलब ये है कि किसी का पासवर्ड कैसे हैक करना है, या किताब छुपा कर कैसे लेके जानी है, पैसे कैसे चुराने हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे सीखते हैं, इसको नेगेटिव लर्निंग कहते हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग, ऐसी लर्निंग जिसमें आप एक वक्त में एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीग्रेटेड लर्निंग कहलाती है। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो नेगेटिव लर्निंग, ये रोसो का वो नेगेटिव एजुकेशन है, नेगेटिव लर्निंग नहीं है रोसो वाली, वो मैं बताऊंगा। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, टीचर की गाइडेंस में जो लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग, एक टास्क को सीखना। अब ये अगली दो डेफिनेशन बड़ी मज़ेदार हैं, ये पेपर में पूछी गई हैं। कॉग्निटिव मेमोराइजेशन, अच्छा इंस्ट्रक्शनल, ये इंस्ट्रक्शनल लर्निंग है, टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो ये बच्चे सीख रहे हैं। इस इमेज से क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये बच्चा अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा है या ये भाई साहब इस पे कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं? जी शाबाश। सख्ती से ये अगर पढ़ेगा तो किस वजह से पढ़ेगा? अपनी खुशी से पढ़ेगा? उस्ताद की सख्ती की वजह से या अम्मी अब्बू की सख्ती की वजह से पढ़ेगा। अच्छा, अगर ये इस बच्चे को देखें, ये अपने शौक से पढ़ रहा है, लग रहा है ऐसे? टीचर की स्माइल से देख लें, लग रहा है ना इस बच्चे की वाकई इसको शौक। ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा इसलिए पढ़े क्योंकि वो उसके टीचर ने उस पर इम्पोज किया वो लर्निंग, या टीचर ने उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ समझानी है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव मेमोराइजिंग। वो इसलिए टीचर डायरेक्टेड लर्निंग होती है, इसलिए पढ़ना कि इसको उस्ताद ने इम्पोज किया है, और अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से पढ़ना, ठीक है, अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये कोल्ब ने कॉन्सेप्ट दिया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। ये बच्चे देखें कितना इंटरेस्ट के साथ ये सीख रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि इनके ये लर्नर अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ख़ुद एक्सपीरियंस करके। इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये एक्सपीरियंस बेस्ड होती है जैसे एक्टिविटी बेस्ड होती है, इसमें बच्चा ख़ुद एक्सपीरियंस करके सीखता है। ये उसके उल्टा है कॉग्निटिव मेमोराइजेशन। ये अभी तक कोलैबोरेटिव लर्निंग वाली स्लाइड ठहरी है सर। इधर तो मूव हो रही है, लास्ट स्लाइड है हमारी। आप इस तरह करें, एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। लास्ट स्लाइड है जी ट्रांसफ़र लर्निंग। पहले वाले और नए टॉपिक को दोनों को जो है ना वो मिला के पढ़ाया जाए। कल ये पढ़ा था, अब जैसे देखें ना, कल हमने लर्निंग पढ़ा, फ़र्ज़ करें आज लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ा, फिर अगले दिन उसकी टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी। अब हर एक टॉपिक पिछले वाले से लिंक्ड हो, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग। ऐसी लर्निंग जिसमें जो पढ़ाने वाला है, अब इसमें देखें ये बच्चा पढ़ा रहा है अपने इन क्लासमेट्स को, इसकी एज और इनकी एज में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को? नो सर, नो सर। और इसकी एज और इनकी एज में यस सर, है ना? तो वर्टिकल लर्निंग ऐसी होती है जिसमें जो टीचर है ना उसका एक्सपीरियंस नॉलेज ज़्यादा होता है, और हॉरिजेंटल कौन सी होती है लर्निंग जिसमें जो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले हैं उनका नॉलेज लेवल ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का होता है। ठीक है, हाँ, सेम नॉलेज, सेम एक्सपीरियंसेस, तकरीबन एज। अब देखें ना, एज में मैं और आप तकरीबन बराबर ही होंगे, मैं कोई इतना बूढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, आप लोगों का एज फैलो ही होगा। अब ये मतलब चीज़ लाजमी नहीं, एज फैक्टर लाजमी नहीं है, एक्सपीरियंस और नॉलेज बेस करता है इसमें। वर्टिकल और हॉरिजेंटल में ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला, ज़्यादा नॉलेज रखने वाला बंदा वर्टिकल, और ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस और नॉलेज रखने वाला हॉरिजेंटल। जब यानी ये कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होगी हॉरिजेंटल लर्निंग? शाबाश, कौन सी होगी? पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग भी इसको कह सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम पीयर्स।
ये ट्रांसफ़र लर्निंग है। आप जैसे देखें इस बच्चे ने पहले दिन साइकिल नहीं सीखी, इसको साइकिलिंग में मुख्तलिफ स्टेप्स इसने सीखे और आज यहाँ पे पहुँचा है। दैट्स ऑल जी, आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ जी। आपको कोई सवाल